जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है सेट्स एंड रिलेशंस। इस चैप्टर में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेन डायग्राम, और ये सर जॉन वेन के नाम से इसको वेन डायग्राम जो है वो कहा जाता है। सर जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने डायग्राम की मदद से ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें दिया। और हम इसको न्यूमेरिकल कोई वैल्यू तो नहीं होगी इसमें, इसको हम जस्ट डायग्राम को शेड करके तो जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा उसका आंसर जो है वो देंगे। तो 4 हमारे पास ये क्वेश्चन में शेड करेंगे। इसको पहला पार्ट है इसका, और उसमें दूसरा पार्ट, तीसरा और ये चौथा पार्ट है। तो इन चारों पार्ट्स को हमने शेड करके इनका आंसर देना है। इसके 4 क्वेश्चन हैं, हर एक में से 4 जो है वो पार्ट इसी से रिलेटेड है और चारों को ही हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो इसमें है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये वेन डायग्राम से बताना है आपने और इसको शेड करना है, प्रॉपर शेड करके फिर इसका आंसर देना हमने, और कोई इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो शेडिंग की मदद से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा इसी तरह है, ये ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। तो इसी तरह लास्ट है इसका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 4 पार्ट हैं जो हम वेन डायग्राम की मदद से जो है वो सॉल्व करेंगे, और इसको शेड करके ही जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें हमारे पास जो है वो शेडिंग बॉल पॉइंट से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन जो है जिसमें हम शेड करेंगे, और उस शेडिंग को लाइनें लगाकर भी कर सकते हैं, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, जस्ट इंडिकेट करने के लिए। तो पहले है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें फाइनल आंसर जो है वो इंटरसेक्शन का, जैसे ये है ये इंटरसेक्शन का, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी वाला है या ए इंटरसेक्शन बी वाला है। जो भी इसका फाइनल आंसर होगा उसको हमने इंडिकेट करना है शेडिंग करके, और उसके साथ साथ हमने ये भी बताना है कि क्या ये आंसर फाइनल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले नंबर पर हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी बी और सी में जो चीज़ मौजूद होगी वो हम शेड करेंगे। तो बी और सी का वो पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा जो दोनों में कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें इसमें बी और इंटरसेक्शन सी, आपको यहाँ पर पहले नज़र आना चाहिए कि बी और सी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉमन है। बी और सी का ये वाला हिस्सा आपको कॉमन मिलेगा, तो इसको हम ये लाइनें लगाकर शेड कर देंगे। तो पहले ये बी इंटरसेक्शन सी किया, अब फाइनल आंसर के लिए इसके साथ यूनियन ए करेंगे। तो ए यूनियन जो है वो अब यानी ए का हमने सर्कल जो है वो पूरा का पूरा शेड करना है, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लिया हमने, फिर उसके साथ आपने ए को शामिल करना है। तो ए को अब शेड करेंगे तो फिर इस पूरी इक्वेशन का जो हमारे पास जो पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा। तो अब बी इंटरसेक्शन सी के साथ मैं ए को, ये पूरा सर्कल है ए का, इसको शेड करने लगा हूँ। तो ये शेडिंग ऑफ ए होगी, आपने लाइनों के साथ इसको शेड कर देना है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका पहले का। जी क्लियर। अब आपने इसका दूसरा जो है वो देखना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पहले ए और यूनियन बी यानी ए का पूरा सर्कल और बी का पूरा सर्कल हम शेड करेंगे। तो ये मैं पहले ए का पूरा सर्कल शेड कर रहा हूँ, और उसके बाद यूनियन बी का सर्कल जो है वो शेड करूँगा। इसी तरह ही आपने जब देखना है कि फ़ाइनल कौन सा है उसका, यूनियन सी, तो सी का सर्कल भी आपके पास नज़र आएगा, उसको आपने शेड करना है। तो देखा जाए तो ये सी का सर्कल है, तो अब मैं इसको शेड करने लगा हूँ।
इसको भी आप जिस तरह मर्ज़ी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाकर शेड कर सकते हैं। तो ये मैंने सी को भी शेड कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका रिक्वायर्ड आंसर एक्चुअली वो होगा जहाँ पर हमारे पास शेडिंग में जहाँ पर ये दोनों शेड जो है वो इकट्ठे होंगे। तो ये सर्कल में इस जगह पे दोनों शेड इकट्ठे हो रहे हैं और ये दूसरी जगह पे शेड इकट्ठे हो रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये होगा, बट हम शेड पूरे को करेंगे, लेकिन जो इंडिकेट हो रहा है वो यही हो रहा है जहाँ पर हम ये वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, सिर्फ ये दो हिस्से जो हैं जिनको आप समझ लें कि डबल शेड किया हुआ है, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। हमने करना पूरे को ये शेड, बट ये इंडिकेट करेगा हमारे आंसर को। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में मैंने बताया कि इंटरसेक्शन को आपने ज़रा सोच समझ के करना है। तो बी यूनियन सी, पहले आप सोच लेंगे कि ये बी होगा और फिर ये सी होगा। तो अब देखें कि इसमें ए आ रहा है, इंटरसेक्ट आ रहा है, यस इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, तो फिर आपने इसको शेड करना है। अदरवाइज़ अगर रा आता होगा तो आप उसको फिर शेड जो है वो नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ गया है कि शेड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन उसमें बन रहा है। तो मैं बी को भी शेड कर देता हूँ, ये मैंने बी की शेडिंग कर दी, और उसके बाद इसके साथ मैं सी को शेड करूँगा, ये सी की शेडिंग हो गई। और उसके बाद मैंने देखना है कि इसमें कॉमन आ रहा है ए, जो शेड किया हुआ है हिस्सा, उसमें ए का वो हिस्सा मैं लेने लगा हूँ जो हमारी पहली शेडिंग में आ रहा था। तो ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा दोनों का पहले मैंने यूनियन लिया, यानी दोनों को शेड किया, और उसके बाद देखना ये था कि इसमें से ए कौन सा आ रहा है। जैसे ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें पहले आप बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन लेंगे, इसको शेड करेंगे। अब देखें अगर इंटरसेक्शन ए, तो ए आपको वो इसके साथ तो नहीं शामिल हो रहा, वो तो बहुत दूर है इससे, वो हमारे इस इंटरसेक्शन पार्ट के साथ मैच नहीं कर रहा। तो आपको पता चल गया कि ये नहीं हो रहा, तो हम फिर इस सारे को शेड नहीं करेंगे। अब ये हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, क्योंकि हम किसी को शेड नहीं कर सकते। ये वाला अगर पोर्शन इंटरसेक्शन का ए के साथ मैच कर जाता तो फिर हमने इसको शेड करना था सारे को, अदरवाइज़ इसको शेड नहीं करना जी। क्लियर जी, आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा जी। अब आपने बाकी जो चार पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरह ही चारों आंसर के साथ जो है वो प्रूव करना है कि इनके ऊपर शेड के साथ आपने वेन डायग्राम जो है वो अपनी प्रूव करनी है। और इसमें आपने शेडिंग जो है वो कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन कलर पेंसिल पेपर के लिए नहीं होगी, आप अपने तौर पे उसको कलर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो है वो आपका क्वेश्चन इसी तरह ही होगा। जी बेटा, अब हमने इसमें यही चारों पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं, बट डायग्राम जो है वो चेंज हो चुकी है। डायग्राम चेंज है बट क्वेश्चन जो है वही चार पार्ट जो है वो पहले हमने शेड किए थे वेन डायग्राम की मदद से, वही वाले क्वेश्चन जो है वो इस डायग्राम में हम प्रूव करेंगे। तो पहले है बी इंटरसेक्शन सी और उसके साथ यूनियन ए है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह ये फाइनल आंसर होगा, इसमें ये वाला फाइनल आंसर होगा इंटरसेक्शन वाला, और इस वाले में ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इन चारों पार्ट्स को भी हमने वेन डायग्राम की मदद से शेड करना है, और फिर डायग्राम चेंज होती जाएगी और क्वेश्चन जो है वो यही रहेंगे। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी करने लगा हूँ। तो बी और इसमें देखा जाए तो सी और बी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, वो हिस्सा जो दोनों में मौजूद है उस वाले हिस्से को जस्ट हम शेड करेंगे। तो वो ये वाला पोर्शन है, मैं इसको लाइनिंग के साथ जो है वो शेड कर देता हूँ, ये इंडिकेट हो गया ये वाला। बट फाइनल आंसर के लिए आपको ए का हिस्सा भी जो है वो शेड करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे ए को जो है वो जिस मर्ज़ी लाइनों के साथ जस्ट इंडिकेट करना है तो वो मैंने इंडिकेट कर दिया। तो देखा जाए तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इंडिकेट करके जी।
अब इसी तरह सेकंड में देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ करना है, तो पहले मैं ए वाले को इंडिकेट करूँगा, यानी ए वाले को शेड करूँगा, और फिर उसके साथ बी है तो बी वाला सर्कल आपको नज़र आ रहा है, उसको मैं शेड करूँगा, लाइनिंग कर दूँगा उसमें भी, यानी जो इसमें इंडिकेट किया था उनको पहले मैंने शेड कर दिया। और उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करना है सी, तो सी का सर्कल देख लें, ये पूरे वाला सर्कल है, तो इसको भी मैं अब शेड करूँगा। और इसकी शेडिंग जो है वो आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें, वर्टिकल लाइन से कर लें, हॉरिजेंटल लाइन से कर लें, जिस तरह कहा गया हमने उसको उस तरह से शेड कर दिया। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर वही होगा जिसके ऊपर जो बोल्ड किया हुआ हिस्सा होगा, जिसके ऊपर डबल शेडिंग होगी, वो हमारा आंसर होगा। और अब हम इसके थर्ड पार्ट जो है उसको देखते हैं। उसमें बी यूनियन सी, बी ये है, सी ये है, और इन दोनों को देखें और क्या इसमें ए का कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो यस ए का हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो फिर आपने इसको शेड करना है। अगर कॉमन ना आता तो इसको शेड नहीं करना था। तो मैं पहले बी को शेड करूँगा, ये वाला सारा हिस्सा बी का। इंटरसेक्शन वाले को बस आपने सोच समझ के करना है। अब मैं सी वाले को शेड करूँगा, और अगर वो कॉमन ना आ रहा था तो फिर मैंने इसको शेड भी नहीं करना था। अब क्योंकि कॉमन आ रहा था तो मैंने वो कॉमन पहले इसको चेक करके तो फिर शेड किया है। अब मैं देखूंगा कि इसमें ए का हिस्सा जो कॉमन आ रहा है इस शेडिंग में, तो देखा जाए तो ए जो है वो इसी शेडिंग के अंदर था, लिहाजा मैंने उसको भी शेड कर दिया। तो अब आपको पता चल गया कि ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जिसमें डबल शेड करके हमने इसको इंडिकेट किया है जी। क्लियर। अब आ जाए जी हमारे पास थर्ड, इसका फोर्थ में बी और सी इन दोनों का इंटरसेक्शन ये बन रहा है, इसको हम शेड कर लेते हैं सपोज। और फिर इसके साथ किसको चेक करना है, ए को। तो देखें अगर ए को चेक करें तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये बन गया, और ए देखें अगर तो वो ए इसके साथ नहीं शामिल हो रहा क्योंकि ए उससे दूर है। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर जी। तो ये हमारे पास इंडिकेट नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा जी। ये देखें जी, अब ये चारों जो है वो डायग्राम की शेप चेंज हो चुकी है, बट इसके क्वेश्चन जो है वो वही हैं जो पहले थे, लेकिन डायग्राम जो है वो इनमें चेंज है। अब हम इस डायग्राम के मुताबिक जो है वो शेड करेंगे, और इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वाला वही मेथड अप्लाई करेंगे शेडिंग के लिए। जैसे कि इसमें बी और इंटरसेक्शन सी है, तो पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन एरिया देखेंगे कि कौन सा है इसमें, उसको मैं शेड करने लगा हूँ, जो बी और सी आपस में आपको नज़र आया है। तो ये मैंने शेड कर दिया इसको। अब इसके साथ आपने ए को यूनियन, यानी इसको ए को भी शामिल करना है, तो ये ए का सर्कल है, इस पूरे सर्कल को मैं इंडिकेट कर दिया है इस तरह से। अब अगर देखा जाए तो यही इसका जो है वो आंसर होगा, और ये जो मैंने बोल्ड कर रहा हूँ ये रिक्वायर्ड आंसर है इसका, जिसको इंडिकेट किया है मैंने। तो लेकिन आप पूरे को करेंगे। इसी तरह आप दूसरा जो है वो है ए यूनियन बी, तो पहले ए को करेंगे आप शेड सारे को, और फिर बी को सारे को शेड कर देंगे। और अब देखें तो इसके साथ शामिल करना हमने सी को, तो सी को भी आप कर लें जिस तरह से मर्ज़ी, वर्टिकल लाइन से या हॉरिजेंटल लाइन से। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा जी। क्लियर। अब आपने इसको देखना है कि जो डबल शेड है वही रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, लेकिन हम शेड पूरे को करेंगे जी। अब इसमें अगर देखें तो ये वाला जो है वो इंटरसेक्शन का है, तो इंटरसेक्शन वाले को ज़रा सोच समझ के पहले आपने शेड नहीं करना, वैसे चेक करना है कि क्या इसमें से कुछ हमारे पास फाइनल आंसर का कॉमन आ रहा है। तो पहले कॉमन चेक करेंगे, अगर आ रहा है तो फिर हम शेड करेंगे। तो इसमें कॉमन आ रहा था तो हमने पहले बी को शेड किया, और फिर दूसरा कौन सा है सी, तो सी को शेड कर देंगे, इसमें सी का सर्कल शेड किया। क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी ए कॉमन आ रहा था, इसलिए जो है
वो मैंने इसको शेड कर दिया है। अगर ना आ रहा तो फिर शेड नहीं करना था। अब ये वाला वो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा था, तो उसको जो है वो शेड कर दिया गया है। और ये क्योंकि बोल्ड हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था इस स्टेटमेंट का, जो कि मैंने शेड किया है वेन डायग्राम की मदद से, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये नहीं हो रहा, सिर्फ ये वाला हो रहा है, तो जो बोल्ड कर देना उसको आपने, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। क्लियर। अब आपने शेडिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, पेन से भी शेड कर सकते हैं, और जिस तरह से मर्ज़ी इसको इंडिकेट किया जा सकता है। बट बोल्ड किया हुआ जो है वो हमारा आंसर होगा। और इसमें बाकी जो है वो आंसर कंसिडर तो नहीं होता, लेकिन शेड पूरे को करेंगे ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाए। और शेडिंग जो है वो आप इस तरह से शेड कर लें, ना लाइनें लगाएं, जस्ट उसको इंडिकेट करने के लिए। तो हमारे पास इसका कोई कलर पेंसिल का भी कोई कंसेप्ट नहीं ले सकते हम, क्योंकि पेपर में आपने उसके मुताबिक करना। अब देखें इस पर आपने बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन चेक कर लें पहले कि क्या कॉमन आ रहा है। ये कॉमन है बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें कॉमन जो है वो ए, तो उसमें क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा था ए, इसका मतलब है कि पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को करेंगे। ये बी और सी का जो पोर्शन है वो मैंने इंटरसेक्ट कर दिया इसमें। अब इसके साथ ए वाला हिस्सा जो इसमें इंडिकेट होगा वो ये वाला हिस्सा है जो ए इसमें आ रहा है दोनों में, बी इंटरसेक्शन सी के, वो मैंने इंडिकेट कर दिया है बी इंटरसेक्शन सी का। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पोर्शन जो है वो हमारा सारा डबल शेड की वजह से इंडिकेट हो रहा है, और इसका आंसर जो है वो हम इसको कंसिडर करेंगे जी। क्लियर। अब ये हमारे पास इसका आंसर। अब देखें जी, ये अब शेड करना है, फिर डायग्राम सारी चेंज हो गई हैं, बट क्वेश्चन जो है वो वही है कि आपने उन्हीं का ही आंसर देना है, बट डायग्राम जो है वो अब इसमें डिफरेंट है। तो जिस तरह की डायग्राम होगी उसके मुताबिक हम उसको शेड करते जाएंगे। इसमें भी ए यूनियन बी वही क्वेश्चन है कि आप पहले आप इसको शेड करेंगे, ए यूनियन बी को या बी यूनियन सी को, इसको शेड किया, फिर यूनियन इसके साथ किसको करेंगे जी, सी को। तो ये सी हमारे पास इंडिकेट हो गया, तो ये रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया जी। क्लियर। अब देखें इसमें ये हमारे पास सी जो है और बी जो है, इसमें पहले तो आपने चेक करना है कि कुछ यूनियन है, और लास्ट में इंटरसेक्शन का फाइनल आंसर भी देखना है। तो बी यूनियन सी पहले आपको इंडिकेट, जिस तरह इसमें बी इंटरसेक्शन सी है तो सी और बी का इंटरसेक्शन पार्ट देखेंगे, तो बी और सी में इंटरसेक्शन नहीं है इसमें, तो अगर इसमें नहीं होगा तो हम इसको इंडिकेट नहीं करेंगे जो है ना वो, जब तक इंडिकेट की उस वक़्त होगा जब इसमें कोई कॉमन आएगा या जो उसके मुताबिक होगा जी। अब ए हमारे पास ये अगर देखें इस वाले क्वेश्चन में बी और सी, इसको तो हम कर लेंगे, और इसमें हमारे पास इसमें बी यूनियन सी में और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बी अलग है सी अलग है, इसको हम जो है वो वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर। अब आप इसको नोट करें। सॉरी बेटा, इसको क्वेश्चंस को ज़रा दोबारा देखते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी, ये हमारे पास इसका शेड कर लें, पहले शेड किए बगैर आपको नहीं पता चलना था, और ये सी को शेड कर लें, ये मैंने सी को शेड कर लिया। अब बी और सी के बाद आपने देखना है कि क्या इसमें से ए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किसी एक शेड में तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है, इसमें नहीं है तो इसमें तो है। तो अब आप क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में जो ए का कॉमन पार्ट होगा आप उसको दोबारा शेड कर देंगे, तो डबल शेड हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बट इसमें ऐसे ही रहेगा, यानी बगैर शेड के ही करेंगे, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये डबल शेड के साथ होगा। तो आज के लिए थैंक यू।